अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स आजकल ला रहा हूँ और इससे पहले मैं मॉडर्न फिजिक्स के कुछ बेसिक्स लाए थे। अब कुछ हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके बाद हम टाइम डायलेशन वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज का एक टॉपिक है जिसमें हम लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि जैसा कि आप सबको जानता हूँ कि ये वीडियो बनाने में, लिखने में, सब चीजें करने में और एडिट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो बस आप लोग से छोटी सी गुजारिश होती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, ताकि जो है मुझे भी फायदा हो सके और मैं आप लोगों के लिए भी आगे आके वीडियो बनाता रहूं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक जो है आज का वो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि होती क्या है। वो कहता था लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू इनिशियल रेफरेंस। वो कहते हैं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर आप एक और रेफरेंस के दरमियान फर्क करते हैं। वन एन इज मूविंग, जब एक मूव कर रहा होता है और दूसरा जो है और दूसरे के मुताबिक वो रेस्ट में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास देखें एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस वक्त ये क्या है, हमारे पास रेस्ट पे है। मतलब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। और इसका मतलब इनिशियल फ्रेम्स उस वक्त होगा जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। डीवी ओवर dt भी हमारे पास जीरो होगा, वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी या कांस्टेंट होगी, जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास जो है लाइट का फोटोन है। अब ये जब इसमें मूव करेगा तो ये अब एक कंटिन्यूअसली वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जीरो है तो जीरो ही रहेगी, और अगर चल रही है तो वो 20 या 30 की स्पीड कंटिन्यूअसली इसमें मूव करती रहेगी, यूनिफॉर्म इसमें वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगी। तो जैसा कि हमें अब ये पता था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर इसको पॉइंट को समझते हैं। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक ग्राफ है। ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। इसी तरीके से ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। अब हमारे पास जो है ना एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, वो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास z1 में आ जाएगा। ये हमारे पास ओरिजिन है। अब फर्स्ट करो, यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ से एक पॉइंट है लाइट आती है, हम लाइट को पास करवाते हैं, वो यहाँ से टकराती है। टकराने के बाद यहाँ से वो वापस आती है, जब यहाँ से टकराते तो ये वापस आएगी। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड को हमने क्या नाम दिया, R रखा, और जो ये वाला मैग्नीट्यूड होगा इसको हम क्या नाम देंगे, R1 का। अब यहाँ से आप R बार का नाम दे दो या R1 का नाम दे दो, आप पेपर डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Z1 होगा। अब यहाँ से जब हमने लाइट को गुजारा, लाइट यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचने में कोई ना कोई टाइम लगेगा। जब लाइट को यहाँ से यहाँ तक आई और उसके बाद दोबारा टकराएगी, देखो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो ट्रांसफॉर्म हुई है, लाइट क्या हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है। हम और दूसरी चीज वो किसमें मूव की है, सिर्फ एक्स एक्सिस में लाइट मूव करी है, ना उसमें वाई एक्सिस में आई है, ना वो जेड एक्सिस में आई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है तो हमारे पास y1 जो है वो y के इक्वल है और z1 जो है वो z के इक्वल है। ठीक, मतलब के y एंड z जो है वो हमारे पास इनवेरिएंट है। y और z हमारे पास क्या है, इसमें इनवेरिएंट टर्म है। और t जो है वो हमारे पास इसमें क्या है, जीरो है। t क्या है, इस वक्त हमारे पास जीरो है। तो अब इसको हम आगे मूव ऑन करते हैं कि हमें पता है कि टाइम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टाइम हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो उसको हमने किससे जाहिर किया, r से। तो ये r हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड, और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जब ये लाइट इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट के साथ आई, टकराई, जब लाइट इस फ्रेम के साथ टकराई तो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास कौन कौन से होंगे, वो हमारे पास होंगे एस से। तो एस से पी तक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आ रहे हैं, एक्स, वाई, जी और टी। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें हमारे पास क्या है, x1, y1, z1 और t1। ये हमारे पास इसका सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास t किसके इक्वल हो जाएगा, t हमारे पास इक्वल हो जाएगा जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे r का, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c के। तो t हमारे पास किसके इक्वल था, t हमारे पास इक्वल था x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर के इक्वल और डिवाइडेड बाई c। यहाँ से हमने क्या करते हैं, ये c को ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, c और t इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर
टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं कि इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सी टी को भी उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सिमिलरली दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो तो क्या आ जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि हमारे पास y1 किसके बराबर था, y के, और z1 किसके बराबर था, z के। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो देखो क्या बनेगी हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस सी ओवर टी। यहाँ पे हम वन वन, क्योंकि ये हमारे पास हमने इसको दूसरी चीज से डिनोट किया था, ये सिंपल। तो यहाँ से ये वाला वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बराबर थे। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इधर से हमारे पास क्या बच गया, एक्स वन का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी वन का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी का दूसरे बॉडी के लिहाज से उसकी रिस्पेक्ट के हिसाब से बताना क्या बॉडी मूव कर रही है, क्या नहीं मूव कर रही। तो फर्ज करो अगर एक बॉडी इस लिहाज से मूव कर रही है, मेरे लिहाज से बॉडी यहाँ मूव कर रही है, तो दूसरे से रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो रेस्ट में होगा। अगर एक कह रहा है मोशन में है तो दूसरे के हिसाब से वो रेस्ट पे है। अगर ये इधर जा रही है तो दूसरी बॉडी इस तरफ जा रही है। जैसे कि हम गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी आगे की तरफ जाती है और जमीन पीछे की तरफ आती है। हमें लगता है कि हम आगे जा रहे हैं और जमीन पीछे की तरफ चल रही है। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वन इज इक्वल टू, ट्रांसफॉर्मेशन को हम किससे जाहिर करते हैं, गैमा के साथ, और एक्स माइनस वी ओवर टी। ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और ये माइनस साइन जो है ये डायरेक्शन को बताएगा, ठीक। और दूसरी देखो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू गैमा एक्स वन प्लस वी ओवर टी। ये इक्वेशन नंबर 5 है। और इन दोनों के आप साइन देख सकते हैं ऑपोजिट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करते हैं, 4 इन 5। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम 4 को 5 के अंदर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू गैमा, ये गैमा आ गया, x1 की वैल्यू ये वाली सारी इसके अंदर पुट हो जाएगी। तो देखो क्या आ जाएगा, गैमा x माइनस वी ओवर टी, और ये प्लस वी टी एज इट इज रहेगा। अब ये गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो देखो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू गैमा का स्क्वायर x माइनस वी टी, ठीक है। उसके बाद ये गैमा इधर प्लस हो जाएगा तो गैमा ओवर वी टी, ये गैमा सबसे मल्टीप्लाई होगी। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है इस t की वैल्यू निकाल देते हैं। तो t की वैल्यू निकालने के लिए ये जो सारा फैक्टर है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस गैमा स्क्वायर x माइनस वी ओवर टी, ठीक है। और ये जो है गैमा ओवर वी डिवाइडेड हो जाएंगे गैमा ओवर वी इज इक्वल टू टी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने t की वैल्यू निकाल दी और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 6 है। तो अब ये देखो कि आपने ये t की वैल्यू निकाल ली। इक्वेशन नंबर 3 आपने क्या निकाली थी, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी x का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर t, ठीक है, इज इक्वल टू x1 माइनस सी स्क्वायर t। तो यहाँ से आपने t1 की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 6 को 6 पुटिंग, चलो पुटिंग 6 इन इक्वेशन नंबर 3 के 6 को आप इसमें पुट कर दो, 3 के अंदर पुट कर दो तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास है वो x, ये है x1 की हमारे पास वैल्यू गैमा x माइनस वी ओवर टी, और ये आ जाएगा c माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये x1 का भी स्क्वायर था तो इसका मतलब इस पूरे फैक्टर का क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। और माइनस सी स्क्वायर, अब ये t की वैल्यू, t1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो ये निकाली है, तो यहाँ पे पुट कर दो तो देखो क्या आ जाएगा, x माइनस गैमा स्क्वायर x माइनस वी ओवर टी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, गैमा ओवर वी, और उनका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे t1 का होल का स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे किसके, तो आप देखो कि ये स्क्वायर इसके ऊपर आ गया, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ गया।
तो अब ये हमारे पास ये फैक्टर बन गया था एक्स का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास x1 की वैल्यू थी। फिर इसी तरह से हमारे पास ये सी स्क्वायर, ये हमने टी की जो t1 निकाला था ये उसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब करना है कंपेयरिंग का कोफिशिएंट t, कंपेयरिंग कोफिशिएंट टी का स्क्वायर। जो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट है अब हमने वो लेना है। तो अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है जब ये गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये, और गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जब गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गैमा स्क्वायर और वी का स्क्वायर आ जाएगा, गैमा स्क्वायर और वी का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो ये गैमा के पहली स्क्वायर है, ठीक है, तो जब ये और ये होल का स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर इस वाले स्क्वायर के पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो होल का स्क्वायर है तो ये 4 जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बच जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये गैमा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास क्या है वी का स्क्वायर, तो ये गैमा स्क्वायर और वी का स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा खाली सी स्क्वायर और गैमा स्क्वायर बच जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर और गैमा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर और गैमा का स्क्वायर बच जाएगा। ये चीज हमारे पास यहाँ पे ये वाला फैक्टर बच जाएगा। और अब ये देखो कि ये वाला माइनस, ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से अब अपने गैमा की वैल्यू निकालनी है, तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गैमा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, गैमा की वैल्यू आ गई। इसको सोल्व आप खुद करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास ये वाला फैक्टर बनेगा। चलो, तो हमारे पास इस x1 का आंसर क्या आता है, x1 किसके इक्वल होता है, x1 इज इक्वल टू गैमा x माइनस बी ओवर टी। तो ये जो गैमा की वैल्यू है उसको आप यहाँ पुट कर दो गैमा में, तो क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर और x माइनस बी ओवर टी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टाइम का निकाला जाए तो टाइम हमारे पास किसके इक्वल था, t इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा p माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है टाइम डायलेशन आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। अब हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, जब भी कोई बॉडी हमारे पास जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है तो उस वक्त इसका जो साइज है, लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, वो छोटी सी हो जाती है। मतलब ये एक लेंथ थी, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करी तो ये बिल्कुल छोटी सी, ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है तो उस पर टाइम क्या होता है, स्लो होना शुरू हो जाता है, उसका टाइम एक जगह पे रुक जाता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में और गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क क्या है कि हमारे पास गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये नीचे वाला फैक्टर नहीं होता, सिर्फ ये वाला फैक्टर होता। मतलब कि हमारे पास जो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू गैमा x माइनस वी ओवर टी के। ये हमारे पास क्या आ जाएगी गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अंदर हमारे पास अगर ये गैमा का फैक्टर आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। तो एक दफा इसको दोबारा से देख लें कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, ठीक है। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक यहाँ से पार्टिकल मूव किया तो इसमें आर की हमारे पास ये मैग्नीट्यूड था, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक आर था, ये मैग्नीट्यूड था। x1 हमारे पास आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो x की वैल्यू पे मूव कर रहा था, ना y एक्सिस पे था ना z एक्सिस पे था, ठीक है। उसके बाद y1 y दोनों सेम थे, यहाँ पे भी z1 क्यों सेम थे, क्योंकि दोनों आपस में क्या थे, इनवेरिएंट थे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, z डायरेक्शन में मूव कर रहा था। उसके बाद हमने से फार्मूला लगाया टी का, ठीक है। फार्मूला लगाने के बाद अभी सोल्व देख सकते हैं सारा कि फिर हमने सेकंड प्लेन, ये पहले प्लेन का निकाल लिया, सेकंड प्लेन का निकाल लिया, इक्वेशन की दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके लिए तीसरी इक्वेशन निकाल ली, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन आ गई 4 और 5, ठीक है। 4 को फिर हमने 5 में पुट किया, तो जब हमने 4 को 5 में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन गई। यहाँ से हमने t1 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 6 को हमने वापस कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। फिर हमने क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट किए, जब कंपेयरिंग कोफिशिएंट किए फिर इसको हमने सोल्व किया। कंपेयरिंग कोफिशिएंट किए तो ये वैल्यू आप दोबारा एक दफा देख लो कि यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है और होल का स्क्वायर, जब ये इसके ऊपर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, ये 2 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा, ये वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फैक्टर बचेंगे ऊपर, खाली ये गैमा और सी बचेगा। इसके अलावा सारे फैक्टर हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाएंगे कि हमने खाली टी का स्क्वायर लेना है। तो ये यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, इसे वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।